बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉलर गर्ल अयान अली, इसकी कहानी जो है ये एक सनसनीखेज कहानी है और ये इतना आसान काम नहीं था जो कि इसके ऊपर ये सारा केस चलाया गया और उसके बाद इसका दुबई चले जाना और फिर अब इसके हवाले से जो एक अहम फैसला आया है। ये फैसला मैं आपको ज़रा सुनाऊंगी और उसके बाद कुछ हकायक हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखने हैं। बहुत ही एक कहना चाहिए बहुत बड़ी एक मुनज़्ज़िम गिरोह आप इसे कह सकते हैं जो इस पूरे लॉन्ड्रिंग के काम के पीछे है। उस बारे में आपको मैं बताऊंगी, एक इंकिशाफ करूंगी एक उस खास टैटू के हवाले से जो अयान अली की गर्दन पर है। इस टैटू का मकसद क्या है, मतलब क्या है और इसके साथ जुड़े हुए वो कौन से ऐसे लोग हैं, ये तमाम तर बातें जब आप जानेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जरा अयान अली की तरफ आ जाते हैं। अयान अली का ये जो मामला है, मुख्तसरन अगर इसको मैं रिकॉल करा दूं आपको, तो 2015 में ये जब जा रही थी मुल्क से बाहर तो इसके पास से ये $5 लाख की जो रकम है वो जो है पकड़ी गई थी। अब उस वक्त भी एक बात जिसके ऊपर बहुत गुफ्तगू बाद में नहीं की गई वो ये थी कि उस वक्त इसके साथ जो लोग मौजूद थे उनके बारे में बात नहीं की गई। वो ख़ास बंदा जिसका ताल्लुक एक ख़ास शख्सियत से था जो इनके साथ एयरपोर्ट पर था और इसको एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद था, वीआईपी लाउंज में उसके साथ मौजूद था और कुछ एक दो सियासी शख्सियात। इसने अपने ट्वीट में बाद में ये कहा भी, अपने गिले शिकवे का इजहार भी किया कि मेरे साथ दीगर और लोग भी मौजूद थे लेकिन उनको नहीं पकड़ा गया, मुझे पकड़ा गया। लेकिन अलबत्ता पैसा तो इसके पास से मिला, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की बनती थी। एनीवेज, अब होता क्या है कि 2015 में जब ये पकड़ी जाती है उसके बाद 2016 में जब इसके हवाले से एक केस चलता है कस्टम की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वहाँ पर इसके खिलाफ एक ये दरख्वास्त की जाती है इंक्वायरी की कस्टम हुकाम की तरफ से। फिर 2017 में अयान जो है ये दुबई चली जाती है। इस बीच में क्या होता है, 2 साल तक ये अदालतों में पेश होती रहती है, 2015 से 2017 तक। उसके अलावा इसको जेल की हवा भी खानी पड़ती है और कई काफ़ी अर्से तक इसको जेल में भी रहना पड़ता है। उसके बाद ये 2017 में जब दुबई चली जाती है उसके बाद ये अदालतों में तो पेश नहीं होती, लेकिन 2019 में ये आखिरी बार ट्वीट करती है। उसके बाद इसके ट्वीट में खामोशी आ जाती है और उसके बाद 2020 गालिबन ये जुलाई 2020 है जब इसका एक ट्वीट आता है सामने, खास तस्वीर के साथ इसका ये ट्वीट सामने आता है। और उसके बाद ये भी देखा जाता है, जो मैं अब खास बात करने जा रही हूँ, लतीफ़ खोसा साहब जो है अपना वकालतनामा जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, इसके केस में से अपना वकालतनामा वापस ले लेते हैं और ये वाकया पेश आता है सितंबर 2020 में। अब ये तारीखें जो हैं इनको ज़रा आप जहन में रखिएगा। 2020 जुलाई में इसका आखिरी ट्वीट आना और उसके बाद सितंबर 2020 में वकालतनामा लतीफ़ खोसा का वापस ले लेना और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो डॉलर गन अयान अली है इसको एक बड़ा रिलीफ मिल जाना, एक बड़ा रिलीफ इसको मिल गया। वो रिलीफ क्या मिला है वो मैं आपको बताती हूँ, फिर उस टैटू की तरफ मैं आऊँगी और फिर कुछ हकायक जो उस टैटू के साथ जुड़े उसकी मैं आपको ज़रा कहानी सुनाती हूँ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अयान अली के खिलाफ जो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक इंक्वायरी की दरख्वास्त आई थी और उस दरख्वास्त के ऊपर अब जो फैसला दिया गया उसमें इससे जो फैसला पहले से महफूज किया था उसी कस्टम की अदालत ने जिसमें पहले की केस मौजूद था उसी फैसले को बरकरार रखा और वो फैसला जो है जो कि पहले से लिखा हुआ था इनके पास उसे इन्होंने अदालत से सुनाया और कस्टम की जो खुसूसी अदालत थी उसके फैसले को बरकरार रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और जो अपील की गई थी एक इंक्वायरी की कस्टम के हुक्काम की तरफ से वो मुस्तरद कर दी गई और जस्टिस जो जज राना आफ्ताब थे उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको सुना देती हूँ और फिर ज़रा असल बात की तरफ आते हैं कि मुलजिमा की मलकियती रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में नहीं डाल सकते, यानी कि वो जो पैसे उस वक्त उसके पास थे वो मनी लॉन्ड्रिंग की ज़िम्मे में नहीं आते, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है ना 2010 का, वो कहता क्या है ज़रा समझ लीजिएगा, आसान से अल्फाज में समझाऊंगी कि ये जो रकम जुर्म के ज़रिए कमाई जाती है और फिर उसको अगर आप बाहर लेकर जाते हैं तो वो रकम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है और उसके ऊपर फिर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अब चूंकि ये रकम जो है ये इसकी अपनी थी, बताया ये गया, अलबत्ता कहानी इसकी एक और क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो एनीवेज, इस बात का इसको फ़ायदा मिला और ये जो इसके हवाले से अब जो की जानी थी सारी तहकीक वो जो है उसे अब रिजेक्ट कर दिया गया, इस अपील को मुस्तरद कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा डॉलर गर्ल को एक ब्रेक थ्रू मिला है, एक रिलीफ मिला है। अलबत्ता अब अयान अली की तरफ में आ जाती हूँ। जिस वक्त अयान अली को एयरपोर्ट से पकड़ा गया था इसके साथ जो शख्स था वो पीए था और ये जो पीए था ये ख़ास शख्सियत का पीए था, उस वक्त की बड़ी हाकिम किस्म की शख्सियत थी, उसका ये पीए था। और उसके बाद
जितना भी टाइम अयान अली के केस की हियरिंग होती रही, तो जस्टिस लतीफ़ खोसा साहब जो है इनके वकील थे, और इनको जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल और बी कैटेगरी जेल में रखा गया, वो सब भी आपको मालूम है। लेकिन अब आ जाते हैं ज़रा अयान अली की गर्दन की तरफ। और अब मैं आपको बताऊं कि अयान अली जिस वक्त इसको जेल में रखा गया, तो इसने बहुत से इंकिशाफात किए। वो इंकिशाफात सारे मंजर-ए-आम पर नहीं आए, लेकिन ये वो इंकिशाफात है जो बड़े बड़े लोग जब पकड़े जाते हैं और उनके बाद जब बड़े बड़े नेटवर्क्स पकड़े जाते हैं। रेमंड डेविस जो है, ये जिस वक्त गिरफ्तार हुआ था, तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े लोगों पर हाथ भी डाले गए थे। ब्लैक वाटर तंजीम के हवाले से भी बातें सामने आई थी, और बहुत कुछ बड़े सनसनीखेज इंकिशाफात थे, जिसके बाद ऑपरेशन जरबयाज, वो ये तमाम चीज़ें जो है ये उसके बाद की कार्रवाइयाँ हैं, और रेमंड डेविड जैसे जासूसों के पकड़े जाने के बाद जो है ये चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद रेमंड डेविस का तो मामला हो गया। कुलभूषण जो है, कुलभूषण के पकड़े जाने के बाद बहुत से, अब मैं सियासी शख्सियात के नाम नहीं लूंगी, उनके कारखानों से रॉक एजेंट जो है वो पकड़े गए थे। तो इसी तरह की एक शख्सियत है अयान अली। और अयान अली जिस वक्त पकड़ी गई, तो इसने जो अपनी कैद के दौरान और जो बातें इसने तफ्तीश में बताई हैं, उनके असरात थे कि ये जो मुख्तलिफ केसेस जो हैं सरफेस पर आए, बहुत से केसेस आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के हवाले से जो खोले गए, उनको डॉलर गर्ल के साथ लिंक किया जाता है। बहुत से इंकिशाफात जो इसने किए थे, उसके बाद ये केसेस जो है ये खुले, और अब ये भी कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी जो है ये खमियाजा भुगत रहे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है, उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए थे ये डॉलर गर्ल के हवाले से, और जो कहा था, जो बताया था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये अगर मामला ना होता तो फरियाल तालपुर जो है इसको भाभी बुला रही होती। और उन्होंने फिर उस प्रोटोकॉल का भी जिक्र किया कि वो जो प्रोटोकॉल अयान अली को दिया जाता रहा था उन दिनों में, जब ये बिलावल हाउस इनका आना जाना जैसे भी था, और इनका कहना था कि वीगो गाड़ी और कई गार्ड जो है इनके साथ हर वक्त मौजूद होते थे, और बड़ी ही बड़ी सिक्योरिटी के अंदर ये आती थी और जाती थी, प्राइवेट गार्ड्स इनके साथ हर वक्त मौजूद होते थे। तो ये सारी बातें जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने तो की। लेकिन अब आ जाते हैं ज़रा अयान अली की गर्दन पे मौजूद इस टैटू के हवाले से, जिसके हवाले से जो इंकिशाफात इसने किए, इसने बताया कि ये वो जो टैटूज़ है, ये वो इस तरह के टैटूज़ है जो ख़ास इन लोगों की गर्दन, बाजू, कमर और कुछ मखसूस जगहों पर इसलिए होते हैं ताकि ये पहचाने जाएं। अच्छा, ये टैटूज़ जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैटूज़ होते हैं। मैंने इसकी थोड़ी तहकीक की, और फिर इल्म में आया कि ख़ास तौर पर ये मखसूस तरह के टैटूज़ जो है ये बनवाए जाते हैं ताकि ये पहचान होती है अपने अपने ख़ास नेटवर्क के अंदर। और अयान अली का ये बताना था कि ये जो टैटू है, जो मेरे तक मालूमात पहुंची है, ये टैटू जो है, ये गर्दन पर जिस तरह का टैटू है, ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जो मखसूस गिरोह होते हैं उनके गर्दन पर या बाजू पर या हाथ पर ये इस तरह का टैटू होता है। और ये टैटू जो है ये पहचान के लिए इस्तेमाल होता है, ये पहचान के लिए इस्तेमाल होता है, और ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स इनको फिर पहचानते हैं और इनको बाकायदा तौर पर हेल्प आउट किया जाता है। फिर डॉलर गर्ल ने बड़े बड़े मॉडल्स के नाम बताए, करीबन तकरीबन कहा जा रहा है 35 से 40 मॉडल्स के नाम बताए, और बताया कि किस तरह से ये जो मॉडल्स हैं ये बड़े बड़े लोगों के पैसे लेकर मुल्क से बाहर जाती और आती है। और इन बड़े लोगों में आप यकीन मानिए कौन लोग हैं जी, ये हैं बड़े बड़े टीवी चैनल्स के मालिकान, जो पाकिस्तान में अपना पैसा नहीं रखना चाहते थे, पाकिस्तान से बाहर अपना पैसा वो लेकर जाना चाहते थे, जिसकी कोई वैल्यू वो यहाँ नहीं बता सकते थे, कहाँ से आया वो पैसा उनके पास, उनको किन कामों के लिए दिया जाता था, किस लाइन को टो करने के लिए उनको दिया जाता था। जी हाँ, और ये बड़े चैनल्स के मालिकान इन मॉडल गर्ल्स के ज़रिए, और ये मेरी अपनी ख़ास इन्फॉर्मेशन भी है, मैं जब चैनल्स में काम कर रही थी तब मेरी कुछ ऐसे लोगों से बातचीत होती थी, कुछ ऐसे सहाफ़ियों से जो अंदर के सहाफ़ी ग्राउंडेड थे, और जिनका बताना था कि किस तरह से कुछ लोग जो है इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कितना कितना पैसा इन्होंने तो यहाँ पर कुछ रखा ही नहीं हुआ, ये सब का सब बाहर चला जाता है, और ये इन्हीं मॉडल गर्ल्स के ज़रिए जाता है। और इनके जिस्म पर मखसूस टैटूज़ आप देख सकते हो, जब आप ये मखसूस टैटूज़ देखें तो आप समझ जाए कि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोहों के साथ है। और ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह नहीं है, ये ड्रग के जो गिरोह है बड़े बड़े, अभी जो हमारे हमसाय मुल्क में इस वक्त जो तहकीकात हो रही हैं ड्रग्स के हवाले से, और जहाँ पर दीपिका पादुकोण और बड़े बड़े नाम उनके फिल्म स्टार्स के आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह के इंकिशाफात हो रहे हैं। और उसने ये बताया कि ये लोग जो है CIA और CIA के चैनल के थ्रू जो पैसा आता जाता है उसके लिए भी मॉडल्स काम करती हैं। IMF जिस तरह से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना चाहता है,
उस हवाले से भी कुछ काम इस तरह के किए जाते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब का जो पूरा एक नेटवर्क है, उसके लिए इन मखसूस लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पे बड़े-बड़े सियासतदानों के इसने नाम लिए और उसके बाद जब मॉडल गर्ल यहाँ से बाहर चली गई, उसके बाद उन बड़े-बड़े सियासतदानों पर हाथ भी डाले गए। तो आप थोड़ा रिकॉल कीजिएगा कि वो कौन-कौन से बड़े-बड़े सियासतदान थे। ये कुछ अंदर की मालूमात हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। ताज़ा तरीन वाक़या जो हुआ है, जो रिलीफ़ मिला है, वो भी मैंने आपको बताया और उसके पीछे पूरी कहानी वो भी आप तक पहुँचाई। इंशाल्लाह इस तरह की मालूमात भी आप तक पहुँचाती रहूँगी। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।